हाय दोस्तों, पीस एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि पीस एजुकेशन का मोटिव है ए कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द कंपटीशन एग्जाम्स। अब तक हम हिस्ट्री के, करंट अफेयर्स के लेक्चर अपलोड कर रहे थे। अब इसी क्रम में हम नया लेक्चर लाए हैं विज्ञान का। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हर एक एग्जाम में, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का या सीएचएसएल का या आईएएस हो, आरएस हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी क्रम में हम आज इस लेक्चर पर चर्चा करते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? जैसा कि हम जो भी खाते हैं, जो भी हमारा खाने का खाद्य पदार्थ है, उन सबको खाने से लेके और उनको मल त्याग तक पहुंचने में जितनी भी प्रोसेस काम में आती है, उसे हम पाचन तंत्र के रूप में काम में लेते हैं। तो इसी क्रम में अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हम खाते क्या हैं। खाते क्या हैं हम खाने में? अब सब तो बोलेंगे कि खाना खाते हैं, खाने में रोटियां खाते हैं, ये खाते हैं, लेकिन रोटी, अनाज या फिर फल फ्रूट, इनमें क्या होता है एक्चुअली? तो एक्चुअली हमारे पास तीन ही चीज होती है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बाद होती है वसा, वसा के बाद होती है प्रोटीन। ये तीन ही चीज होती है जो कि हमारे खाने में काम आती है। ठीक है, ये हमारे मुख हुआ है। सबसे पहले हमने खाना खाया, खाना हमारे मुंह में आया, उसके बाद में हमने यहाँ पे चबा के, अच्छी तरह चबा के जब हम खाना खा चुके होते हैं तो हमारे आहार नाल, जो कि यह आहार नाल है, आहार नाल से होते हुए हमारे आमाशय तक पहुंच जाता है। अब जैसे ही यहाँ पहुंचा है, आमाशय तक पहुंच गया हमारा खाना पूरा। खाने में हमारे क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है। अब आगे पहुंचने के बाद में जब कार्बोहाइड्रेट यहाँ पहुंचता है तो कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से एक जटिल रूप में होता है, ताकि ये घुलनशील होता है। अगर घुलनशील हो तो ये घुलनशील हो तो सीधा निकल जाए, लेकिन ये अघुलनशील तौर पर होता है। इससे हमें कोई एनर्जी इस टाइम तक नहीं मिलती। तो इससे क्या होता है, फिर अब क्या करें, हमको एनर्जी तो प्राप्त करनी है। एनर्जी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एनर्जी हम क्या होता है, यहाँ पे इसको पचाया जाता है, इसको सरलीकृत किया जाता है, मतलब सरल सरल भागों में बांटा जाता है। सरल सरल भागों में बांटने के बाद कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। अब ग्लूकोज तो बन गए, लेकिन उसे हम एनर्जी कैसे प्राप्त करें? ग्लूकोज से एनर्जी प्राप्त होती है, लेकिन कैसे करें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को यहाँ से एक गाड़ी बना दी एक तरीके से। ये गाड़ी है हमारी, ये गाड़ी है। गाड़ी अब इस ग्लूकोज को ले जाती हुई यहाँ अपने ये रक्त नलिका बना दी, इस रक्त नलिका में ले जाएगी। रक्त नलिका में पहुंचने के बाद, जैसे कि यहाँ पे हमारा रक्त बह रहा है, अब ये गाड़ी यहाँ तक तो ले गई, इसे रक्त तक, ग्लूकोज को रक्त तक तो ले गई। अब रक्त में तो पहुंच गई, रक्त के साथ ही घुल जाएगी। अब लेकिन रक्त से अब इसको हमको पहुंचाना रहता है माइटोकॉन्ड्रिया तक। अब माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि आप सभी जानते हो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि कोशिका शक्ति गृह कहलाता है। सारे काम यहीं पे होते हैं। तो ये ग्लूकोज अब यहाँ से चलकर यहाँ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जाए कैसे? इसके पास कुछ तो है नहीं। तो क्या करते हैं कि इंसुलिन नाम का एक वहां के इंसुलिन हार्मोन दिख रहा है आपको, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इस ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है। माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचने के बाद ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाएगा? ये ऊर्जा बना देगा। ऊर्जा बन के इस तरीके से हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट को यूज करके हमारी ऊर्जा प्राप्त कर ली। अब जैसा कि अब यहाँ तक तो हो गया, ऊर्जा तो प्राप्त कर ली। ये लेक्चर बहुत काफी बड़ा है, हम इसको टुकड़ों में, पार्ट बाय पार्ट में विभाजित करके हम काम करेंगे। अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या प्रक्रियाएं होती है अपने पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र में 5 प्रक्रियाएं, पाचन मीन्स 5 प्रक्रियाएं। वो 5 प्रक्रिया क्या क्या है? एक तो अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या होता है? जैसे कि हमने खाना यहाँ से अंदर लिया तो ये अंतर्ग्रहण हो गया। उसके बाद में पाचन। पाचन क्या अभी हमने किया था? पाचन यहाँ पे आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, बहुत सारी चीजें हैं अपने पाचन तंत्र में, उनमें अपना पाचन हो जाता है। अब अवशोषण। अवशोषण का मतलब है जैसे कि हमारे यहाँ पे ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज था, दोबारा लिख देता हूं मैं, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जैसे हमने यहाँ पहुंचाया, कहां तक? रक्त नलिका तक हमने ग्लूकोज को पहुंचा दिया। जैसे ही रक्त नलिका में पहुंचेगा ग्लूकोज तो उसको बोलेंगे हम अवशोषण। ठीक है, तीसरा टॉपिक हो गया अवशोषण किसे कहते हैं। अवशोषण के बाद में अब चलते हैं हम स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है? स्वांगीकरण हो गया, हमने रक्त से लेके
हमको जहां तक हमको यूज करना है मतलब अंगों में यूज करना है, जब तक हम अंगों में यूज नहीं करेंगे तो स्वांगीकरण नहीं कहेंगे। तो अंगों में यूज कैसे करेंगे, हम ऊर्जा के थ्रू यूज करेंगे। तो ऊर्जा कहां से मिली हमें, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो स्वांगीकरण क्या हो गया, जैसे ही ग्लूकोज O2 के साथ मिला एनर्जी प्राप्त हुई, और एनर्जी प्राप्त हुई तो हमें O2 एनर्जी प्राप्त हुई तो वो स्वांगीकरण हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट वहां तक पहुंच गया, स्वांगीकरण हो गया। अब बाकी अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, अपशिष्ट पदार्थ आगे चलते हुए, अपशिष्ट पदार्थ आगे आया और यहाँ मल त्याग के थ्रू अपचित भोजन आ जाता है। पचित भोजन तो यहाँ रह जाएगा, लेकिन अपचित भोजन नीचे आ जाएगा। अपचित भोजन नीचे आके और यहां से मल त्याग के रूप में मल त्याग के रूप में निकल जाता है। ओके, तो ये है हमारा पाचन तंत्र का सिंपल वेरिएशन। अब हम आगे बात करेंगे कि और भी चीजें, जैसे छोटी आंत भी होती है, बड़ी आंत भी होती है। बाकी छोटी आंत और बड़ी आंत 3 पार्ट में विभाजित रहती हैं, और भी काफी पार्ट है पाचन तंत्र के। एक लेक्चर में इसको कवर करना काफी मुश्किल है, तो हम इसका अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाया ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से, इसी तरीके से और उसे क्या क्या बना सकते हैं हम, और क्या क्या जरूरत पड़ती है, ये चीजें अपन देख लेते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, इसका जटिलतम रूप जो कि अपन खाते हैं, तो उसका ये जटिलतम रूप क्या रहेगा, इसका पॉलीसेकेराइड इसका जटिलतम रूप रहेगा। फिर इसको हम किसी भी तरीके से टुकड़ों में बांटेंगे तो मध्यम पार्ट इसका रहेगा डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, और थर्ड रूप रहेगा इसका मोनोसेकेराइड। ठीक है, इसी तरीके से प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट 3 चीज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। सेकंड पे वसा का जटिलतम रूप वसा ही है, ठीक है। और इसका जो सरलतम रूप हो गया इसका वसीय अम्ल। तीसरा है प्रोटीन का अमीनो अम्ल हो जाएगा सरलतम रूप अमीनो अम्ल, और जो इसका जटिलतम रूप है प्रोटीन का प्रोटीन रहेगा। जब तक हमें सरलतम रूप नहीं मिलता तब तक हम उसको स्वांगीकरण नहीं कर सकते। स्वांगीकरण सरलतम रूप पे ही स्वांगीकरण होगा। तो दोस्तों यही तक आज हमारा लेक्चर रहेगा। अभी ये लेक्चर हम कम से कम 3 लेक्चर में कवर करेंगे, और आगे भी जैसे कि इसके जो पार्ट बचे हैं, जो छोटी आंत बड़ी आंत है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जो पार्ट्स रहेंगे 3 पार्ट उनके हैं, उनको कवर करेंगे, पूरे डीपली कवर करेंगे, ताकि अपना कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाए। और दोस्तों अगर आपको कोई भी इसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे पीस एजुकेशन के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।